Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will discuss FIR, First Information Report. पहली बात, ये जो वर्ड है FIR, ये पूरी CPC में CRPC में कहीं मेंशन नहीं है. सिर्फ सेक्शन 154 में ये बताया गया है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो इन्फॉर्मेंट उसकी इन्फॉर्मेशन जाके पुलिस स्टेशन में दे सकता है. वो ओरली भी दे सकता है और इन राइटिंग में भी दे सकता है. सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR ये इस किस्म का परफॉर्मा होता है जिसमें सारी डिटेल्स फिल की जाती हैं जो कि इन्फॉर्मेंट ने जाके पुलिस स्टेशन में दी होती हैं. अब इसमें सबसे पहली बात कि FIR हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में रजिस्टर की जाती है. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR रजिस्टर नहीं की जाती. वहाँ पे मैटर रिपोर्ट लिख के उसकी तो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है. बट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो उसमें ये FIR रजिस्टर की जाती है. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई ऑफेंस जो कमिट किया गया है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है? इसके लिए CRPC के एंड में स्केड्यूल 2 दिया गया. वहाँ पे हर ऑफेंस से रिलेटेड जो कि PPC के ऑफेंसेस हैं उनके बारे में मेंशन किया गया हर ऑफेंस का कि वो कॉग्निजेबल है बाय पुलिस और नॉट. ये हमें उसके लिए स्केड्यूल 2 को देखना पड़ता है. वहीं पे बताया गया कि कोई ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है या ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है या सेशन कोर्ट है. ये सारी डिटेल्स हमें स्केड्यूल 2 CRPC में मिलती हैं. और हर उस लॉयर को जो कि क्रिमिनल प्रैक्टिस करना चाहता है उसको उस स्केड्यूल 2 के बारे में नॉलेज होना चाहिए. नाउ कम बैक टू द FIR. अब इसमें सबसे टॉप पे इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट निस्बत काबिल दस्तंदाजी पुलिस. वो ही बात आ गई कि अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो उसकी FIR रजिस्टर होगी. ज़ेर दफ़ा 154 मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी CRPC के 154 के अंदर ये इस तरह एक FIR रजिस्टर की जाती है. अब इसके टॉप में सबसे ऊपर ये नंबर 630/21 ये इस FIR का नंबर है, इस केस का नंबर है 630/21. 21 मीन्स 2021, जिस साल में भी वो ऑफेंस कमिट हुआ है. नेक्स्ट फिर पुलिस स्टेशन का लिखा जाता है कि किस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई है. अब इसमें सिटी मियाँ चनू ज़िला खानेवाल डिस्ट्रिक्ट लिखा जाता है. फिर ई टैग नंबर होता है. ये ई टैग नंबर, इस नंबर के थ्रू अगर हम ऑनलाइन प्रिंट आउट लेना चाहते हैं किसी भी FIR का तो ले सकते हैं. सो ये ई टैग नंबर भी होता है. उसके बाद यहाँ पे तारीख़ वक्त वकूआ यानी डेट ऑफ अक्रेंस, किस डेट पे ये अक्रेंस हुई है, प्लस इसके साथ टाइम भी लिखा जाता है. तारीख़ वक्त व वकूआ. अब जैसे इस FIR में 12/5/2020 को ये अक्रेंस हुई है और इसका टाइम है 2-3 बजे दोपहर. डे टाइम का ये अक्रेंस है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलम. एक FIR में कितने कॉलम होते हैं? एक FIR में 6 कॉलम होते हैं. नंबर 1, पहले कॉलम में होता है तारीख़ वक्त रिपोर्ट, यानी किस वक्त पे किस दिन पे ये इंफॉर्मेशन पुलिस को ये FIR रजिस्टर की गई है. पहले तो टाइम एंड अक्रेंस होता है कि टाइम ऑफ अक्रेंस होता है कि किस वक्त पे ये अक्रेंस हुई है. पहले कॉलम में ये होता है कि किस दिन किस वक्त ये FIR रजिस्टर की गई. सेकेंडली कॉलम नंबर 2 में होता है नाम व सकूनत इतला दहिंदा मुस्तगीस, यानी जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, उसकी डिटेल्स होती हैं. अब जैसे इसमें मोहम्मद शफ़ी वाल मोहम्मद अली, फिर उसका एड्रेस होता है, ID कार्ड नंबर होता है और उसका फ़ोन नंबर लिखा जाता है कॉलम नंबर 2 में. कॉलम नंबर 3 मुख्तसर कैफियत जुर्म मा दफ़ा व माल अगर कुछ खो गया है, यानी कॉलम नंबर 3 में जोन से ऑफेंसेस बनते हैं वो लिखे जाते हैं. और अगर कोई किसी किस्म का माल चोरी वगैरह का अगर कोई केस हो तो उसमें फॉर इंस्टेंस मोबाइल, गाड़ी, कार, जो कुछ भी चोरी हुआ है उसकी भी डिटेल इसमें लिखी जाती है. अब जैसे इस FIR में जो ये जुर्म बता रहे हैं PPC के 452, 354, 148, 149. पे का मतलब होता है PPC के ऑफेंसेस हैं ये सारे. अब इसमें 452
354, 148, 149 पीपीसी, ये 4 ऑफेंसेस लगाए गए हैं इस स्टोरी के मुताबिक। नेक्स्ट कॉलम नंबर 4, जाए वकूआ व फासला थाना असमत। कॉलम नंबर 4 में ये बताया गया है कि जो ये प्लेस ऑफ अक्रंस है, जहाँ पे ये अक्रंस हुई है, उससे पुलिस स्टेशन का कितना फासला है और किस समत में वो प्लेस ऑफ अक्रंस है। तो यहाँ पे जैसे अब इसमें बताया अज बहद चक नंबर सो एंड सो बफासला 10 मील जानिब शुमाल। सो यहाँ पे ये बताया जाता है कॉलम नंबर 4 में कि प्लेस ऑफ अक्रंस का पुलिस स्टेशन से कितना फासला है और वो किस डायरेक्शन में प्लेस ऑफ अक्रंस है। फिर ये बीट नंबर 1, 10 जितना भी होता है उसमें ये बताते हैं कि ये इस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में कहाँ से कहाँ तक का एरिया आता है। ये हमारे रेलेवेंट नहीं है, बट हमने ये देखना होता है कि फ़ासला कितना है और पुलिस स्टेशन से इसका प्लेस ऑफ अक्रंस का और किस डायरेक्शन में वो है। कॉलम नंबर 5, कार्रवाई मुतलका तफ्तीश, अगर इतला दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ़ हुआ हो तो उसकी वजह बयान की जावे। अब ये कॉलम नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि अगर ये एफआईआर रजिस्टर होने में कुछ देर हुई है तो वो क्यों हुई है, उसकी रीज़न बताई जाए। इसके जवाब में अगर कुछ डिले है तो वो मेंशन करना। वैसे नॉर्मली तो उन्होंने कहना इन टाइम ही है, जैसे हमारे पास आया हमने वो कर दी। अब जैसे इस एफआईआर में हस्बे आमद तहरीरी दरख्वास्त, यानी जैसे ही रिटन एप्लीकेशन लेके ये इन्फॉर्मेंट आया है, माँ हुक्म अदालत जनाब ASJ साहब मियाँ चन्नू। अब यहाँ पे ये कहा गया है इस एफआईआर से रिलेटेड, मैंने जानबूझ के ये फ़िक्रे लिखे हैं। देखें, अगर तो एक कंप्लेनेंट जाता है एफआईआर में पुलिस स्टेशन में जाके अपनी दरख्वास्त देता है रिटन, तो यहाँ पर सिंपली लिखा जाएगा हस्बे आमद तहरीरी दरख्वास्त, कि जैसे ही वो दरख्वास्त लेके आया हमने ये एफआईआर चॉकआउट कर दी। बट अब यहाँ पे समटाइम्स ऐसे होता है कि पुलिस वाले एफआईआर नहीं रजिस्टर करवाते, फिर जस्टिस ऑफ पीस के पास जाना पड़ता है, वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ती है अंडर सेक्शन 22 से 22B। उनके हुक्म पे अगर एफआईआर रजिस्टर हो या फिर उन्होंने भी अगर कहा है कि ये एफआईआर नहीं हो सकती जस्टिस ऑफ पीस ने, तो उसको चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में इन अ रिट पिटिशन। तो फिर वो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर ये एफआईआर रजिस्टर हुई है हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो यहाँ पे लिखे जाएगा हस्बे आमद तहरीरी दरख्वास्त माँ हुक्म अदालत आलिया मुल्तान बेंच लाहौर, वट एवर जो भी है। सो अगर तो स्ट्रेट वे एप्लीकेशन लिख दी, एप्लीकेशन देने पे एफआईआर रजिस्टर हो गया तो वो लिखा जाएगा हस्बे आमद तहरीरी दरख्वास्त, या अगर किसी कोर्ट वगैरह के ऑर्डर से हुई है तो उनका भी साथ मेंशन किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना टाइम ऑफ डेट ऑफ अक्रंस है 12/5/2020 और रजिस्टर कब हो रही है 2/9/2020, यानी ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद ये एफआईआर रजिस्टर हो रही है जब का वो अक्रंस है। वो 4 महीने कहाँ पे लगे, वो पुलिस वालों ने रजिस्टर करने से इनकार किया तो इस कंप्लेनेंट को 22A की पटिशन फाइल करनी पड़ी जस्टिस ऑफ पीस के पास और उनके ऑर्डर पे फिर ये एफआईआर रजिस्टर हुई। अब नेक्स्ट कॉलम नंबर 6, थाना से रवानगी की तारीख व वक्त के एफआईआर तो रजिस्टर होगी, इसके बाद थाने से कब कितने बजे उन्होंने पुलिस ने मूव किया है इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए, तो ये लिखा गया है 3/9/2020 7:30 बजे मॉर्निंग में। अब ये भी देखने वाली बात है कि एफआईआर रजिस्टर हो रही है 2/9 को, लेकिन पुलिस वाले जा रहे हैं 3/9 को, अगले दिन मूव कर रहे हैं कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने के लिए, हालांकि इनको स्ट्रेट वे जाना चाहिए। बट एनी हाउ ये अभी तक यहाँ पे ये 6 कॉलम होते हैं किसी भी एफआईआर में। उसके बाद नेक्स्ट जिस भी पुलिस ऑफिशियल ने रजिस्टर की है ये लिखी है उसका नाम होता है, उसका बेल्ट नंबर होता है कि 1200 1100 जो भी है। उसके बाद उसका ओहदा, यहाँ पे HC का मतलब है हेड कांस्टेबल, और उसका मोबाइल नंबर भी लिखा जाता है। सो ये कॉलम 6 के बाद जिसने एफआईआर रजिस्टर किया उसका भी जिक्र होता है। अब उसके बाद नीचे इब्तदाई इतला नीचे दर्ज करें, यानी फिर ये नीचे जो प्लेन जगह होती है वहाँ पे एफआईआर की जो स्टोरी वगैरह है वो लिखी जाती है। अब यहाँ पे एक बात बता दूं कि अगर कोई रिटन एप्लीकेशन दी गई है तो जैसे डिट्टो एप्लीकेशन में लिखा था वो ही स्टोरी यहाँ पे रिप्रोड्यूस होती है, उसमें एक वर्ड की भी चेंजिंग नहीं की जाती अगर रिटन एप्लीकेशन होगी।
और अगर ओरली दिया तो ऑब्वियसली वो उसके सुन के, उसने अगर सेक्शन 154 पढ़े तो वो सुन के फिर उस पर साइन करता है कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक लिखी गई है। बहरहाल जो स्टोरी दरख्वास्त में होती है, एप्लीकेशन में होती है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, वो सेम रिप्रोड्यूस यहाँ पे होती है। अब इसमें है क्या बखिदमत जनाब SHO साहब, ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हमने हमेशा SHO को देनी होती है। बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना सिटी मियाँ चनू, साहिल मोहम्मद शफ़ी। अब ये जो कंप्लेनेंट है वो अपना बता रहा है, सकना सो एंड सो बनाम वर्सेस किन के अगेंस्ट होनी है। नंबर 1 मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अमजद, शहबाज। इसने यहाँ पे 3 एक्यूज़ मेंशन कर दिए, नॉमिनेट कर दिए यहाँ पे 3 पर्सन। पिसरान, मोहम्मद खावर, ये मोहम्मद खावर के तीनों बेटे हैं। फिर उनकी कौम भी लिखी जाती है, फिर वो कहाँ के रेजिडेंट हैं। सो 3 ये मोहम्मद खावर के बेटे अनवर, अमजद, शहबाज हो गए। अब नंबर 4 पे 14-15 कस नामालूम अशखास। अब यहाँ पे इसने 14-15 बंदे नामालूम भी मेंशन कर दिए जिनको वो जानता नहीं है। अब नॉर्मली क्या होता है, कोई भी अक्रस हुई, अगर आप किसी भी FIR को उठा के देख लें, 99% FIRs में ये ज़रूर मेंशन साथ किया जाता है कि 6-7 नामालूम, 10-12 नामालूम। वो इसलिए बेसिकली किया जाता है कि बाद में अगर ये जो एक्यूज़ हैं इनके फर्दर इनके हमने रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करना हो तो यहाँ पे हम उनको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नॉमिनेट कर देंगे, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। जो एक्यूज़ हैं उनको ही रखें। ये मज़ीद बंदे डालने का ना नुकसान होता है केस में, फर्दर एविडेंस में जाके एट द एंड ऑफ द डे बेगुनाह बंदों के नाम डाल दिए जाते हैं, उन्होंने फिर इक्विटी होना होता है। सो यहाँ पे इस FIR में 14-15 बंदे इसने डाल दिए नामालूम। दरख्वास्त बगर्ज अंदराज मुकदमा, ये यहाँ पे दरख्वास्त इनके ख़िलाफ़ ये 3 बंदे और ये 14-15 नामालूम बंदों के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दे रहा है अंदराज मुकदमा की, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। अब यहाँ से पूरी स्टोरी वो आगे वो मेंशन करेगा। जनाब अली गुजारिश है कि साहिल पता बाला का मुस्तकिल रहायशी है, मेहनत मंजूरी करता है, अहाता नंबर 10, वाक़ई कच्ची आबादी मेरे नाम है, जिस पर अरसा दराज से मैंने 4 दीवारी और एक कमरा बनाया हुआ है। अहाता मज़कूरा में मेरे अलावा पिसरम मोहम्मद अकरम भी रिहाइश पजीर है। अहाता मज़कूरा में वाक़ मकान खस्ता हाली की वजह से किसी भी वक्त इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान पहुँचा सकता था। मोरखा 12/5/2020। अब ये वो डेट आ गई है जिस पे ये अक्रंस हुई है, 12/5/2020। यहाँ से देख लें 12/5 बवक्त तकरीबन 2-3 बजे दोपहर अहाता मज़कूरा और कमरा में मिट्टी डलवाना शुरू की। वो ये कह रहा है कि मेरा घर जो है उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, तो इस डेट पे मैंने कहा कि चलो उसकी रेनोवेशन वगैरह करवाएं, उस वजह से मैंने फिर मिट्टी डलवाना शुरू की। तो मोहम्मद अनवर, अब ये मोहम्मद अनवर पहला एक्यूज़ जो कि मेरे अहाता मज़कूरा से मुल्हक़ा रिहाइश पजीर है, यानी ये जो मोहम्मद अनवर है इसका घर भी इस अहाते के साथ ही है जिसको वो रेनोवेट करना चाह रहा था, रिहाइश पजीर है, ने अपने भाइयों मोहम्मद अमजद और शहबाज दोनों भाइयों को भी आगे ले आया। व दीगर 14-15 का अशख़ास नामालूम जिनको मैं सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ। प्लस ये जो मोहम्मद अनवर है अपने दोनों भाइयों और 14-15 बंदे जो नामालूम थे उनके साथ उस जगह पे आ गए, और वो ये कह रहा है इस FIR में कि मैं इन नामालूम अशख़ास को पहचान भी सकता। अब ये इस फ़िक्रे का मतलब है कि बाद में जब सप्लीमेंट्री में डालना है उसके और रिश्तेदारों को इंक्लूड करना है तो ज़रा आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे वो कही जा रहा है कि मैं उन 14-15 बंदों को भी पहचान सकता हूँ, शनाख्त कर सकता हूँ। और मुदाखलत बेजा बखाना करते हुए मेरे अहाता मज़कूरा में दाखिल हो गए, वो उनके घर में दाखिल हो गए, ट्रेसपास उन्होंने किया। हमारी औरतें डर की वजह से कमरे में बंद हो गई, तो ये घर की जो इनकी खातून थी, वुमेन थी घर में, वो एक कमरे में, वो जो एक ही कमरा था उसमें छुप गई। इल्ज़ाम लहान रिहायशी कमरा दरवाज़ा तोड़ कर कमरा में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए, तो उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। औरतों को ज़दोकोब किया, यानी उनको घसीटा घसूटा, उनको मारा पीटा औरतों को। पोशीदनी फाड़ दिए, पारचात पोशीदनी फाड़ दिए, इसका मतलब होता है उनके कपड़े वगैरह फट गए।
शोर व वेला पर गवाहान। अब यहाँ तक उसने स्टोरी में बताया है कि आगे फिर ये जो गवाह हैं हबीब अहमद नंबर 1 और मोहम्मद अफजल सकना दे उसी जो गांव के ये रहने वाले हैं, व दीगर काफ़ी लोग आ गए और भी बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने मिन्नत समाजत करके हमारी जान बख्शी करवाई। अहाता मज़कूरा का सबूत मलकियत मौजूद है। वो कह रहा है कि ये जो अहाता है इसका मेरे पास सबूत मलकियत भी है, मैं इसका मालिक हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी हैं। इल्ज़ाम लहान अहाता पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। वो आगे ये फर्दर ये वजह बता रहा है कि वो ये तीनों जो हैं ये इस अहाते पे कब्ज़ा करना चाहते हैं जो कि मेरी मलकियती है। इल्ज़ाम लहान ने सख्त ज़्यादती की है। दरख्वास्त माँ हुक्म अदालत ASJ मियाँ चन्नू पेश करता हूँ, कार्रवाई की जावे। अर्ज़ मोहम्मद शफ़ी सकना। ये इसने यहाँ तक पूरी स्टोरी बता दी कि ये 12/5/2020 को हुआ क्या था। ये बंदे 3 मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अमजद और शहबाज तीनों इसके घर में एंटर हुए, जिसकी वजह से इन पे 452 लग गई, हाउस ट्रेसपास। फिर इन्होंने औरतों को मारा पीटा, उनको घसीटा वगैरह, उनके कपड़े वगैरह फट गए, 354 लग गई। अब 148 और 149 साथ लगी हुई हैं। देखें ये कॉमन इंटेंशन पे लगते हैं। 5 से कम बंदे होंगे तो सेक्शन 34 लगता है PPC का। अगर 5 से ज़्यादा होंगे, 5 या 5 से ज़्यादा होंगे तो 148 149। अगर हम इसको ही गिन लें तो यहाँ पे 14-15 नामालूम कह रहा है, प्लस 3 इसके साथ और थे तो 148 149 स्ट्रेट वे लग गया। तो यहाँ से इस पूरी स्टोरी से ये ऑफेंसेस बनते हैं। इस वजह से 452 354 148 और 149 लग गए। अब यहाँ तक स्टोरी आ गई जो कि एज़ इट इज़ उस एप्लीकेशन में लिखी हुई थी। अब नेक्स्ट आता है पुलिस कार्रवाई। ये पुलिस कार्रवाई यहाँ से शुरू होती है। देखें 6 कॉलम आ गए, स्टोरी आ गई जो दरख्वास्त में लिखी हुई थी एप्लीकेशन में। अब उसके बाद ये पुलिस ने इसके बाद क्या किया, ये सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हमने लाजमी देखना होता है कि FIR रजिस्टर कैसे हुई। क्या ये एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेनेंट ने दी, या फिर किसी चौकी में जाके, किसी नाके पे जाके दी, या 112 पे कॉल की थी, पुलिस वाले आ गए, वहीं पे एप्लीकेशन उसको लिख के दे दी और वहाँ से फिर वो एप्लीकेशन थाने में पहुँचाई गई। या किसी अगर कोई इंजरीज़ वगैरह हुई हैं, हॉस्पिटल में है इंजर्ड, तो वहाँ पे अगर एप्लीकेशन लिख के दी है तो वहाँ से फिर एप्लीकेशन मूव की गई है पुलिस स्टेशन में। ये सारा कुछ हमें इस पुलिस कार्रवाई जो यहाँ से होता है वहाँ से पता लगता है। अब यहाँ पे क्या कहा गया इस FIR। अज थाना इस वक्त मुस्तगीस मंदरजा खाना नंबर 2, ये खाना नंबर 2 जिसमें इंफॉर्मेंट की डिटेल्स थी, खाना नंबर 2 ने बहाज़री थाना आकर एक तहरीरी दरख्वास्त माँ हुक्म अदालत ASJ मियाँ चन्नू बामज़मून बाला मेरे पेश की है। इस लाइन का मतलब है हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये FIR की दरख्वास्त ये कंप्लेनेंट ने थाने में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके ये ASJ साहब का ऑर्डर भी साथ लगा के उस थाने में जाके दी है, जो हरफ बरा हरफ दर्ज की गई। यानी जो एप्लीकेशन थी मैंने उसमें आपको पहले ही कहा ये डिट्टो लिखी जाती है, इसमें एक वर्ड भी वो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। जो हरफ ब हरफ दर्ज की गई मजमून दरख्वास्त हालात वाक़यात से सरे दस्त सूरत जुर्म 452 354 148 149 ते पे पाई जाती है। और वो कह रहे हैं कि ये जो हमने स्टोरी देखी है FIR की, वहाँ से ये ऑफेंसेस बन रहे हैं जो हमने ऊपर लगा भी दिए, जिस पर रिपोर्ट इब्तदाई हाजा बजुर्म मज़कूर मुरतब करके नकल मिसल पुलिस माँ असल तहरीर बमुराद तफ्तीश बसद मोहम्मद उमर ASI हस्ब हदायत जनाब SHO मोहम्मद अरशद ASI अरसाल है। अब ये लास्ट फिक्रे में ये कहा है कि हमने एज़ इट इज़ डिट्टो उस सारी एप्लीकेशन को स्टोरी लिख के उसके बाद इस FIR को रजिस्टर करके इस FIR को साथ ये एक मोहम्मद उमर है
कांस्टेबल, इसके हाथ फाइल जो है वो हमने मोहम्मद अरशद एएसआई को भेज दी है कि आप इसमें तफ्तीश करो। ये मोहम्मद अरशद एएसआई, ये इसका तफ्तीशी होगा, आईओ होगा। एंड पे ये जो गुलाम हुसैन है जिसने ये एफआईआर रजिस्टर की है, वो अपना नाम लिखता है, ओहदा लिखता है और डेट लिखता है। तो ये थी पूरी एफआईआर। अब इस एफआईआर में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, वो कौन से होते हैं। नंबर 1, हमने ये देखना होता है कि ये अक्रंस के स्टेट का है और ये एफआईआर के स्टेट को हो रही है। अगर तो इनमें डिले हो, फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ पे डिले है, अब ये 12/5 की अक्रंस है और 2/9 को ये एफआईआर रजिस्टर हो रही है, तो इतना 4 महीने का डिले क्यों मिला है, क्यों है यहाँ पे। अब उसकी अगर तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ना हो, जैसे एक्सप्लेनेशन आ गई है कि वो ESJ साहब के ऑर्डर से हुई है, पुलिस वालों ने पहले रजिस्टर नहीं किया, सो यहाँ पे अगर तो ये मेंशन किया गया है कि ये इस वजह से डिले हुई है कि ESJ साहब के पास जाना पड़ गया, तो ये डिले कवर हो जाती है। अदरवाइज़ अगर ये सिंपली अक्रंस इस डेट की है, यहाँ पे रजिस्टर हो रही है 2/9 को और सिर्फ 2/9 को ही उसने जाके रिपोर्ट की है, तो ये डिले फेटल होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक एफआईआर झूठी है, कंकॉक्टेड है, उसने घर बैठ के स्टोरी बनाई है, वरना 4 महीने का वो डिले क्यों करता। लेकिन इस एफआईआर में ये कवर अप हो रहा है। अब इसमें ये भी देखने वाली बात होती है कि अब थाने से फासला कितना है। सिर्फ 10 मील का फासला है इस एफआईआर के मुताबिक और 4 महीने का डिले है इसके रजिस्टर होने में। 4 महीने लग गए उसको यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर देने के लिए। नहीं, क्लियर हो रहा है कि ESJ साहब की एप्लीकेशन ESJ साहब के ऑर्डर से हुई है। ये 4 महीने जो लगे हैं ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में लग गए हैं वहाँ पे। दूसरी बात, अब यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया कि हमें सिर्फ उन एक्यूज़ का नाम देना चाहिए जो उस अक्रंस में मौजूद थे। नॉर्मली क्या होता है कि वाइडर नेट का केस बना दिया जाता है, एक बंदे ने किया, उसके साथ उसके भाई बहन चाचा बाप बुज़ुर्ग जितने भी होते हैं सब के नाम डाल दिए जाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि ऑब्वियसली वो उनको केस में आना पड़ता है, ज़मानतें करवानी पड़ती हैं, ट्रायल भुगतना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सारे इनोसेंट बंदे बरी हो जाते हैं क्योंकि उनके वो प्रेजेंट ही नहीं होते। और उसका नुकसान ये कंप्लेनेंट के केस को ये होता है कि फिर एट द एंड ऑफ द डे सारे ही बरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक के ख़िलाफ़ आप झूठा केस बना रहे हो तो इसका मतलब दूसरों के अगेंस्ट भी तो आपका झूठा हो सकता है। सो मेन एक्यूज़ को भी यहाँ पे फ़ायदा होता है अगर जिन बंदे जो इनोसेंट बंदों का नाम है एफआईआर में डाला जाता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एफआईआर में उन्हीं बंदों को डालना चाहिए जो उस अक्रंस में हो, ज़्यादा को इम्प्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, विटनेसेस। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि विटनेसेस जो मौके पे मौजूद होते हैं, अब जिस तरह की गवाही उनसे दिलवाना चाहता है कंप्लेनेंट या जिस तरह की एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहता है, वो कहते हैं ये तो वकूआ हुआ ही नहीं, हमने नहीं इस किस्म की गवाही देनी। तो वो क्या करते हैं कि फिर उनको रिप्लेस करके बनाए जाते हैं अपने विटनेसेस जो अपने करीबी रिश्तेदार हों। ये मुल्तान का वकूआ है, फिर DG खान का अगर विटनेस आ गया है तो वो वहाँ पे क्यों प्रेजेंट था, वो झूठे गवाह फिर पैदा किए जाते हैं, उससे भी केस को नुकसान होता है। एक बंदा प्रेजेंट ही नहीं है वकूए पे और वो कहता है, फिर उसको गवाह बना दिया जाता है, तो ऑब्वियसली जब क्रॉस एग्जामिन उससे होना है तो सच तो सामने आ जाना है। फिर उसका फ़ायदा किसको होना है, ऑब्वियसली एक्यूज़ को होना है, क्योंकि थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो सारा फ़ायदा एक्यूज़ को चला जाता है। सो इसलिए जो भी एफआईआर हम रजिस्टर करते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए एक्यूज़ वो ही डालें जिन्होंने वो अक्रंस की हो, विटनेसेस वो ही डालें जो वहाँ पे प्रेजेंट हो। हमें वो विटनेस नहीं डालने चाहिए जो वहाँ से प्रेजेंट नहीं थे। प्लस वजह इनाद हमें वो लिखनी चाहिए जो माइंड को अपील भी करती हो। अब यहाँ पे वजह इनाद ये तो यही बता रहा है ना कि ये हाथे पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, इस केस में ये वजह है। और अगर मर्डर का कोई केस है, कोई रेप का केस है, उनमें कोई और दूसरी पीछे उनके दरमियान कोई सिविल केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, सो वजह इनाद भी लिखी जाती है। अब एफआईआर को अगर कंप्लीट हम करें तो ऑब्वियसली इसमें 6 कॉलम होते हैं, उसके बाद स्टोरीज
एज़ इट इज़ प्रोड्यूस की जाती है। फिर ये पुलिस कार्रवाई को हमने देखना होता है कि ये एफ़आईआर रजिस्टर कैसे हुई, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। पुलिस स्टेशन में जाके फिर डिले हमने देखनी होती हैं, विटनेसेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, उन विटनेसेस का कंप्लेनेंट के साथ रिलेशन क्या है। सो ये था एफ़आईआर से रिलेटेड आई थिंक एवरीथिंग। आई होप आज की ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी एफ़आईआर को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।